हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। आज उस लेक्चर से आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होती क्या है? तो जनरली आपको याद होगा, जब हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जब कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे, तो म्यूचुअल शेयरिंग के दौरान एक एटम या एक एलिमेंट जितना एटम डोनेट करता था उतना ही एटम वो गेन भी करता था। तो जितना एटम का ट्रांसफर किया जाता है, एक एटम दूसरे एटम को जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फिर उससे गेन करता है, मतलब जितना म्यूचुअल ट्रांसफर करता है, उसी को कोवैलेंसी कहा जाता है। जैसे जो पिछले जो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, मान लो कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जब हम लोग बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन 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 के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1:1, तो ये डुप्लेट पूरा करने के लिए एक लेगा और ये भी डुप्लेट पूरा करने के लिए एक लेगा। तो हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है और गेन भी किया जा रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग किया जा रहा है। इसलिए हाइड्रोजन जो कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, इसकी कोवैलेंसी 1 होगी। इसकी कोवैलेंसी 1 हो गई। अब उसी तरीके से जब ऑक्सीजन की बात अगर करते हैं, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लिए भी हम लोगों ने बॉन्ड बनाया था। ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, तो यहां पे भी ऑक्सीजन के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई, यहां भी 6 हो गई। ये ऑक्टेट पूरा करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो चूंकि दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इस कारण से इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कोवैलेंसी 2 होगी। वही केस नाइट्रोजन के लिए भी, वही केस क्लोरीन के लिए भी। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स का तुम फॉर्मेशन करते हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करोगे, तो जितना म्यूचुअल शेयरिंग होगा वही कोवैलेंसी कहता है। नाइट्रोजन के केस के लिए अगर देखते हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, ग्रुप 15 का है, तो ये ऑक्टेट पूरा करेगा, ये ऑक्टेट पूरा करेगा। तो वैलेंसी इसकी यहां पे कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये कोवैलेंसी है। अब फिर अगला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ा जाता है अपनी एनसीईआरटी में, अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लिया, अब जो मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल स्टेट के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। तो चूंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रांग है कि वीक है। अगर स्ट्रांग हुआ तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक काम कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा। दूसरा जो इसके पीछे जो रीजन दिया जाता है कि चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो वीक वान डेर वाल फोर्स काम करेगा। इस कारण से कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, आयनिक बॉन्ड का ज्यादा। दूसरी जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में हम सारे लोगों को यह पता है कि करंट प्रोड्यूस कब होगा, करंट प्रोड्यूस कैसे होगा। फिजिक्स में हम लोगों ने यह पढ़ा है द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज
करंट। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सतत प्रवाह, कंटिन्यूटी। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के लिए हम लोगों के पास एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले ले एक्वस मीडियम में, NaCl को एक्वस मीडियम में ब्राइन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। अब अगर ये टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके अंदर से या इसको डिसोसिएट कराएंगे तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ पे चार्ज जनरेट हो रहे हैं, एक पे प्लस चार्ज दूसरे पे माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैथोड से एनोड की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, और करंट जनरेट होगा। ये तब हुआ जब हमारे पास आयन प्रेजेंट थे। लेकिन जब आयन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होगी ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, मैंने जितना भी एग्जांपल यहां पे लिया आपके पास, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी गैसेस हैं, जितने भी, कुछ उसमें लिक्विड पार्ट्स भी होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में चूंकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, सो देयर विल बी नो चार्ज प्रेजेंट। चूंकि डिसोसिएट ही नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा ही नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या? एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, HCl। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हमारे पास गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं तो फिर HCl इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पीछे उसका एक रीजन है। रीजन ये कि जब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करते हैं, जब HCl की बात करते हैं, तो गैसियस स्टेट में ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। HCl इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा डुप्लेट पूरा करने के लिए, और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो वो दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, दोनों दोस्ती करेंगे। अब यहां पे तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, इस कारण से ये बैड कंडक्टर होगा HCl गैसियस स्टेट में। लेकिन जैसे ही HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर से पास कराते हैं, नाउ दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस is converted into hydrochloric acid। जो HCl था गैसियस स्टेट में, जैसे ही वाटर से उसको पास कराए, अब जो सॉल्यूशन बनाना वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट इज HCl aqueous। अब ये एसिड है, अब जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी शो किया, नाउ इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आसानी से H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। पहले नहीं टूट रहा था क्योंकि गैसियस स्टेट में था, लेकिन जैसे ही लिक्विड स्टेट में आया, जैसे ही एक्वस स्टेट में आया, ये आसानी से टूटा H प्लस Cl माइनस में, आयन प्रेजेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो HCl in aqueous state behaves like a good conductor, while HCl in gaseous state do not behave as a good conductor। फिर बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स की। तो हम सबको पता है कि चूंकि जितने भी हमारे पास कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और करीब करीब सारे के सारे गैस होते हैं। हाइड्रोजन H2 सिंगल मॉलिक्यूल, O2 सिंगल मॉलिक्यूल, Cl2 सिंगल मॉलिक्यूल, N2 सिंगल मॉलिक्यूल, Br2 सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये सारे के सारे एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे और करीब करीब सारे के सारे गैस होंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ब्रोमीन Br2 सिंगल मॉलिक्यूल है,
but always present in liquid state. Sulfur S8 molecular formula present in solid state. Sulfur is not a gas. Sulfur dioxide is a gas. Sulfur trioxide is a gas. Sulfur is not a gas. Sulfur is always found as a solid state. The molecular formula is S8. Iodine, phosphorus, ये सारे के सारे सॉलिड में प्रेजेंट है। तो ये फिजिकल स्टेट हो गई कि हमारा जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसके बाद जब हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो अगली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन। एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन कैसे करेगा? भाई जनरली जैसे रिएक्शन होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह के ही रिएक्शन करेगा। ऑलवेज कोवैलेंट मॉलिक्यूल react is in molecular form. As for example, H2 plus CO2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जब हम लोग आपस में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो भाई, N2 plus H2, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनेगा। सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, S8 plus O2, SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह के ही कोवैलेंट जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो नेचर क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्म। फिर बारी आती है इसकी आखिरी प्रॉपर्टी की, जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं, कि क्या कोवैलेंट मॉलिक्यूल सॉल्युबल है वाटर में? अब सॉल्युबिलिटी के लिए भी कंडीशन आपके पास नहीं है। अगर जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर आयन प्रेजेंट, अगर चार्ज प्रेजेंट तो वो सॉल्युबल होगा वाटर में। अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। मतलब दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। पोलर का मतलब जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो चार्ज किस पे प्रेजेंट होगा? जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और चार्ज किस पे प्रेजेंट नहीं होगा भाई? जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनाएगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब वाटर का जो नेचर है ना वो आयनिक है, वो टूटेगा, H+OH- पोलर नेचर। अब अगर मैं नाइट्रोजन को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो चूंकि नाइट्रोजन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो। वो कैसे सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे सॉल्युबिलिटी शो करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और जितने पोलर हैं वो सॉल्युबिलिटी शो करेंगे वाटर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने बनाया था उसके आगे का टॉपिक था। कोवैलेंसी क्या होती है और कोवैलेंट मॉलिक्यूल के नेचर्स, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, उनका नेचर क्या है, सॉल्युबिलिटी शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे, फिजिकल स्टेट्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक क्यों होता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो क्लास में मैंने आपके साथ शेयर की। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके आगे का पार्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए YouTube चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।